दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 272 नंबर का लेक्चर। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 8131 से लेकर 8160 तक के सवाल पर चर्चा करेंगे दोस्तों आज हम सभी। और मुझे लगता है ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, इस वजह से कम लोग इसे देख पा रहे हैं। देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगा, पूरी ज्योग्राफी हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पूरी की पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी का हर एक टॉपिक पर मैं दोस्तों लेक्चर दे रहा हूँ। तो ऐसे में सिंपल सी बात है, कुछ लेक्चर आपको जो अच्छे लगेंगे, जो चैप्टर अच्छा लगेगा वो आप पढ़ना चाहेंगे, जो नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं पढ़ना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों इससे मतलब नहीं है, परीक्षा में सवाल हर जगह से आता है और ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। अगर आप किसी वजह से नहीं देख रहे हैं तो नुकसान आपका है, मेरा कोई नुकसान नहीं। मैं तो अपने मन से संतुष्ट हूं कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मैंने हर एक टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, ये 272 लेक्चर ऐसे नहीं हो गया। 150 लेक्चर में इतिहास कवर किया गया, 80 लेक्चर में संविधान कवर किया गया और आज आपका 42 नंबर का लेक्चर है, 42वां लेक्चर है ये ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का केवल। ठीक है, यहाँ देखिए आज हम जलवायु के अंतर्गत हम उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ सवाल हम जो है मानसूनी वाले से भी करेंगे, ठीक है, जिसमें पतझड़ वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो मेनली जो हमारी क्लास होगी वो आज हम सवाना घास पर जो है लेक्चर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किए गए, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक को और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, पहला सवाल यहाँ स्क्रीन पर दिया दोस्तों कि साल, सागवन, बांस आदि किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। साल की बात कर रहा है, सागौन की बात, सागवन लिखे, सागवान लिखे या सागौन लिखे, ठीक है, कई बार इसे सागौन भी कहा जाता है, सागौन। ठीक है, तो दोस्तों ये इस टाइप के जो वनस्पतियां हैं दोस्तों, ये किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, क्या भूमध्य रेखीय वन है या कहां वाले वन में पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखेगा, जब ये सवाल आया तो आपको पता होना चाहिए, ये पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। कहां पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कभी आप उष्ण कटिबंधीय पढ़ेंगे तो उष्ण कटिबंधीय में भी दोस्तों कई तरह के होते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर आपसे पूछे तो दो शब्द आप याद रखिएगा, याद रखेंगे, यह जो पाया जाता है यह आर्द्र पतझड़ वन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है जी, वह स्थान, वह जलवायु विशेष का क्षेत्र जहां पर आर्द्रता पाई जाती है, ह्यूमिडिटी पाई जाती है। ठीक है, ऊपर से पतझड़ वृक्ष पाए जाते हैं, उन वाले क्षेत्रों में पाया जाएगा, ये सदाबहार वाले क्षेत्रों में नहीं पाए जाते, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे करके जब सवाल पूछता है ना तो आप पहले से अलर्ट रहिएगा। एक सवाल और देता है कि किस वन में प्राणियों और पादपों की प्रजातियों में अधिकता पाई जाती है। ठीक है, यहां पर दोस्तों सीधे सीधे क्या हम इसे जैव विविधता कह सकते हैं क्या? ठीक है, तो याद रखेगा, अगर हम सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें, ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता की अगर हम बात करें, जैव विविधता, देखिए जैव विविधता का मतलब ही क्या है? अनेक प्रकार के पादप और जीव जंतु। ठीक है, तो दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है, वैसे तो यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। कौन सा है दोस्तों? यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। चाहे भूमध्य रेखी कहिए चाहे विषुवत रेखी कहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, विषुवत रेखी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों? इस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है, आपने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। लेकिन इसके अलावा भी याद रखेंगे, जो आर्द्र वन यहां पे ऊपर मैंने बताया, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन जो मैंने बताया, ये आर्द्र वनों में भी दोस्तों इस तरह की अधिकता देखने को मिलती है। तो कभी आपके सवाल में इस तरह से भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय क्षेत्रों का उल्लेख न हो, ऑप्शन में न हो, तो आप आर्द्र वन कर लीजिएगा, ये सही जवाब हो सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे भी। करा अफ्रीका में किस और कुछ सीमित भागों में भी उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु प्रदेश का विस्तार मिलता है। अफ्रीका में बात कर रहा है। ठीक है, वैसे मैं बता दूं दोस्तों, जो बड़े बड़े महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों का जो पश्चिमी हिस्सा है वो ज्यादातर दोस्तों डेजर्ट वहां पे मिलेगा। चाहे भारत देख लो, भारत के पश्चिम में दोस्तों राजस्थान है, तो पश्चिम में दोस्तों डेजर्ट मिल रहा। अफ्रीका में जाएंगे तो वहां भी दोस्तों सहारा हो गया और ये सब डेजर्ट दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। उसी तरह से जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वहां भी दोस्तों डेजर्ट पाए जाते हैं। लेकिन कह रहा है कि अफ्रीका में कुछ ऐसे स्थान है जहां उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु देखने को मिलता है, तो पश्चिम में तो डेजर्ट मिलेगा। तो बचा क्या दोस्तों? पूर्वी भाग। ठीक है, पूर्वी भाग दोस्तों ज्यादा हरा भरा रहता है, तो अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है वहां उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश का विस्तार आज भी देखने को मिलता है। यह तथ्य आप याद रखेंगे। कभी पश्चिम के बारे में बात करेगा तो पश्चिम में हमेशा डेजर्ट होता है, यह अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है किस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म
शीत, ग्रीष्म मतलब गर्मी, शीत मतलब ठंडी, और वर्षा ऋतु स्पष्ट रूप से दोस्तों परिलक्षित होती है। तीनों दोस्तों अपने भारत को ही देख लो, यहाँ पर भी ये तीनों ऋतुएं पाई जाती है। तो भारत में किस प्रकार की जलवायु है दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्या दोस्तों, ये मानसूनी जलवायु प्रदेश जहां भी रहेंगे, ठीक है, क्या चीज, ये मानसूनी जलवायु प्रदेश जहां भी रहेंगे वहां पर दोस्तों ये तीनों तरह के मौसम देखने को मिलेंगे। ठंडा भी मिलेगा, गर्मी भी मिलेगा और बरसात भी मिलेगा, तीनों चीजें मिलेंगी। और इसी तरह से जब आप यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो दोस्तों ठंडे प्रदेश हैं, वहां पे गर्मी नहीं होता, ठीक है, वो ठंडे प्रदेशों में आते हैं, तो वहां वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी नहीं है। जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होंगे तब तो इस तरह की जलवायु विशेषता वहां होगी। आगे बढ़िए, करा किस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में तापमान, गर्मी के समय में तापमान कितना रहता है दोस्तों, हाईएस्ट 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, गर्मी में जो तापमान है वो। तो दोस्तों हम इसी मानसूनी जलवायु क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो सीधे सीधे जवाब क्या देंगे दोस्तों, यह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है, मानसूनी जलवायु प्रदेश की बात कर रहा है। इस जलवायु प्रदेश में जो आपने पढ़ा कि तीनों चीजें होती हैं, तो गर्मी में दोस्तों टेम्परेचर कहां तक चला जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस तक। तो भारत दोस्तों उदाहरण स्वरूप क्या है, आप उदाहरण ले लो, उदाहरण स्वरूप दोस्तों आप भारत को देख लो, ठीक है, भारत को देख लो, भारत में गर्मियों में टेम्परेचर 45, 46, 47 तक चला जा रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से इसी क्षेत्र में जो ठंडी का मौसम होगा, जो शीत ऋतु होगा, वहां पर टेम्परेचर कितना आ जाता है दोस्तों, 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। और दोस्तों दिल्ली वगैरह देखेंगे तो 2, 3, 4 डिग्री सेल्सियस भी आ जाता है। तो भी आपका जवाब क्या है दोस्तों, यही उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र, ठीक है, मानसूनी कर लीजिएगा, मानसूनी जलवायु क्षेत्र, ठीक है। तो आप समझिएगा कि ठंडी और गर्मी में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना है। अभी मैक्सिमम पूछने के बाद ना आपसे तापांतर पूछ देगा कि मैक्सिमम मिनिमम का जो डिफरेंस होता है वही तापांतर कहलाता है। वो तापांतर दैनिक भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है। सवाल दे रहा है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में वार्षिक तापांतर अधिक होता है या दैनिक तापांतर अधिक होता है, ठीक है। अच्छा बताइए, दिन में जो टेम्परेचर ज्यादा कम होगा, अब देखिए सुबह मान लीजिए टेम्परेचर बहुत होगा तो 35 होगा, तो शाम तक में 40-42 होगा, 4-6 डिग्री का अंतर होगा, 4-6 भी नहीं होता, 2-4 डिग्री का अंतर होता है। लेकिन वार्षिक तापांतर दोस्तों कहां, ठंडी में 10 डिग्री और गर्मी में 45 डिग्री, तो डिफरेंस कितना हो गया, 35 का डिफरेंस आ गया। तो सिंपल सी बात है, वार्षिक तापांतर ज्यादा होता है, ठीक है, वार्षिक तापांतर अधिक होता है, ठीक है। कैसे अधिक होता है तो आप समझ गए होंगे, फिर से समझा दूं क्या, ठीक है। दैनिक मतलब डेली का तापांतर, वार्षिक मतलब वर्ष का तापांतर। तो वार्षिक में दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, मान लीजिए ठंडी की बात हो रही, तो ठंडी में पता चला टेम्परेचर दोस्तों कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों गर्मी की बात हो गई, गर्मी मान लीजिए टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो दोनों का डिफरेंस आया वो आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। ये तो बहुत ज्यादा है ना, यही तो तापांतर है। तो वार्षिक तापांतर हमेशा कहीं का ज्यादा होता है दैनिक तापांतर की अपेक्षा, ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश का वार्षिक तापांतर कितना रहता है, बताया तो यहाँ 35, ये बहुत आराम से आपने निकाल दिया। तो अधिकतम दोस्तों वार्षिक तापांतर, 1 मिनट, हाँ, प्रदेश का वार्षिक तापांतर कितना रहता है और वर्षा काल में उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश का तापमान कितना रहता है। वर्षा काल में तो ही बता देंगे, पहले समझिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश का वार्षिक तापांतर ये कितना रहता है दोस्तों। तो इसका जो वार्षिक तापांतर होगा वो क्या हो जाएगा, अब दोस्तों वार्षिक तापांतर वर्ष में, अब देखिए आप हमेशा याद रखिए गर्मी का समय माइनस ठंडी का समय, ठीक है, आप यही देख लीजिएगा, यही वार्षिक तापांतर बनता है, ठीक है। अब ये दोस्तों क्षेत्र विशेष में अंतर है, ठीक है। जैसे अब जितना दोस्तों आप जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो विस्तार है वो 8 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में है, ठीक है, 8 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में अक्षांश रेखा जो है, ठीक है, इसके मध्य में दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है। तो ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है इसका अलग अलग जगह पे वार्षिक तापांतर अलग अलग होता है। इस वजह से मैं इस प्रश्न का जवाब देने में थोड़ा असमर्थ हूं, आप इससे स्टार लगा लीजिएगा, अपने मन से आप बताइएगा मेरी बात सही या गलत है। एग्जैक्ट लोकेशन दोगे तब पता चलेगा कि कितना हो सकता है, ठीक है। और ऑन एन एवरेज भी यहां नहीं पूछा, औसत शब्द नहीं लिखा है ना, कहीं औसत लिखा होता तो बता देते, क्योंकि औसत नहीं एग्जैक्ट की बात हो रही है। अगर औसत पूछ रहा है तो लिखो ना कि हमको औसत के बारे में जानना है। अगला सवाल दे रहा है कि वर्षा काल में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश का तापमान कितना हो जाता है। दोस्तों 2-3 चीज हमने पढ़ा, गर्मी के समय में तापमान कितना हो जाता है, तो हमने पढ़ा 45 डिग्री सेल्सियस।
हमने पढ़ा ठंडी के समय में तापमान कितना हो जाता है, तो हमने कहा 10 डिग्री सेल्सियस से कम चला जाता है, इससे नीचे आ जाता है। उसी तरह बरसात का जो टेम्परेचर है ये 27 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ठीक है। न बहुत ज़्यादा गर्मी न बहुत ज़्यादा ठंडी। ये वार्षिक तापांतर ऑन एन एवरेज दोस्तों ये वर्षा काल के दौरान है। तो ये तीनों आप याद रखेगा कि ठंडी गर्मी बरसात में कितना रहेगा। अगला सवाल दे रहा है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में वर्षा कैसी होती है, ठीक है। कैसी का मतलब क्या दोस्तों, अच्छा कैसी बड़ा ये डिफिकल्ट सवाल दे दिया। कैसी का मतलब होता है किस प्रकार की वर्षा होती है और किस क्षेत्र में, ये मानसूनी जलवायु क्षेत्र ही है। तो याद रखेगा यहां वर्षा क्या, अच्छा आप मुझे बताओ क्या नियमित वर्षा होती है? नहीं सर, नियमित नहीं होती। जब नियमित नहीं होती तो क्या इसे हम अनियमित कह सकते हैं? हाँ सर कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ मुझे क्या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र में समय पे वर्षा होती है? आपको पता है कब वर्षा होने वाली? नहीं। तो याद रखेगा असमय वर्षा होती। क्या होती है? असमय, यानी उसका कोई निर्धारित समय नहीं कि वर्षा कब हो जाएगी और कितनी वर्षा होगी इसका भी कोई निर्धारण नहीं। तो असमय और अनियमित वर्षा होती है। इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। जब कभी 4 ऑप्शन मिलेगा तो ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा। अगला सवाल दे रहा है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में किस ऋतु में क्या पाई जाती है? शुष्कता पाई जाती है। तो जो शुष्कता होगी दोस्तों वो ठंडी के समय में। अगर ठंडी के समय में दोस्तों शुष्कता नहीं पाई जाती तो आप मॉइस्चराइज वाली क्रीम क्यों लगाते हैं बताइए? जो आप मॉइस्चराइज क्रीम लगाते हैं कि ठंडी के समय में क्या हो जाता है, ये त्वचा जो है चर्राने लगती है। ऐसे खींचेंगे हाथ से ना तो पूरी लाइनिंग बन जाती है। क्यों दोस्तों? हवा कैसी होती है? शुष्क होती है, उसमें आर्द्रता नहीं होती, ह्यूमिडिटी नहीं होती, नमी नहीं होती है। इस वजह से दोस्तों ऐसा देखने को मिलता है और ये ठंडी में मिलता है। करा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से किस भाग में वर्षा होती है? अच्छा बताइए चक्रवात आते कहाँ हैं? आप कहेंगे सर चक्रवात समुद्र में आते हैं। कहाँ आते हैं दोस्तों? समुद्र में। तो वर्षा भी कहाँ होगी? याद रखिएगा समुद्र तटीय क्षेत्रों में। कहाँ पर? समुद्र तटीय क्षेत्रों में वर्षा होगी। सिंपल सी बात है भैया, जहां चक्रवात आएगा वही ना वर्षा करेगा कि राजस्थान में लाकर वर्षा कर देगा। सिंपल सी बात है, चक्रवात हमेशा तटीय क्षेत्रों में वर्षा करेगा। और किसके तटीय क्षेत्रों में? समुद्र तटी, नदी तटी नहीं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में। कर किस जलवायु प्रदेश में जनसंख्या काफी सघन होती है? क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय जलवायु मानसूनी जलवायु प्रदेश, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश, मानसूनी जलवायु प्रदेश, ठीक है, जलवायु प्रदेश। तो याद रखिएगा इस प्रदेश में जनसंख्या इसलिए ज्यादा रहती है क्योंकि यहाँ 3 चीजें मिलती है। यहाँ दबा के दोस्तों ठंडी भी मिलती है, बढ़िया दोस्तों गर्मी भी मिलती है और दोस्तों वर्षा का भी लुत्फ हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्षेत्र खेती के लिए अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ खूब खेती होती है, ठंडी में ठंडी वाली, गर्मी में गर्म वाली, बारिश में बरसात वाली, ठीक है, हर तरह की खेती होती है। इसी वजह से दोस्तों इस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा रहती है, ठीक है। समझ में आ रहा? हर मौसम यहाँ देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखेंगे, इसीलिए इस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है, जनसंख्या की सघनता ज्यादा होती है। सघनता मतलब कहाँ ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। करा किस जलवायु प्रदेश में पवन पेटी में ऋतुवत उत्तर व दक्षिण की ओर खिसकाव होता रहता है, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है दोस्तों इसी वाले में, ठीक है। क्यों होता है? तो सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन होना, ये सब दोस्तों इसी की खासियत है। तो आप कह सकते हैं कि पवन पेटी में उत्तर ऋतुवत, ऋतु के हिसाब से दोस्तों ऊपर नीचे खिसकाव होता है। क्योंकि अगर ये मानसूनी जलवायु क्षेत्र अगर ये खिसकाव ना हो, ठीक है, तो आप बताओ मुझे ठंडी गर्मी बरसात कैसे मिलेगी? कैसे ऋतुएं बदलेंगी? आप समझ रहे हैं ना? ठंडी गर्मी बरसात में ऋतुएं कैसे बदलेंगी? अगर पवन पेटी का खिसकाव ना हो तो ऋतु बदलेगी नहीं। फिर ऋतु नहीं बदलेगी तो यहाँ जनसंख्या की सघनता भी नहीं मिलेगी। यहाँ दोस्तों फिर अनाजों की मात्रा भी अलग अलग होगी, मतलब अलग अलग किस्म के दोस्तों खेती किए जाएंगे। ये अर्थ निकल कर आ रहा है। करा उष्णकटिबंधीय घास जलवायु प्रदेश का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य मिलता है, ठीक है। जैसे उष्णकटिबंधीय की बात करें तो ये 8 डिग्री से लेकर 28 डिग्री के बीच में दोस्तों यह उष्णकटिबंधीय वाला मिलता है। उसी तरह जो घास वाला है ये कहां से मिलता है दोस्तों? ये उसी के आसपास में मिलता है, बशर्ते यह 10 से 30 डिग्री के बीच में मिलता है। 10 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य यह इस प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है। यह भी उष्णकटिबंधीय का ही हिस्सा है, लेकिन मानसूनी में दोस्तों खूब वर्षा होती है, अर्ध पतझड़ में कम होती है और यहाँ घास वालों में एकदम अलग होता है। इसीलिए तो इसे घास प्रदेश कहा गया। घास प्रदेश कुछ और नहीं है, घास को ही सवाना के नाम से जानते हैं, ठीक है। घास को ही हम सवाना के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, जो फ्री वाली क्लास चल रही दोस्तों, ये फ्री वाली क्लास सुबह के 9 बजे दी जाती है, 9:06 पे।
कब दी जाती है दोस्तों? ये जो फ्री जीएस की क्लास चल रही है ये सुबह 9:06 पे चलती है। इसी तरह रात को 8 बजे दोस्तों हिंदी की क्लास चलती है, 8 PM पे हिंदी की क्लास चलती है। और 10 बजे दोस्तों एक क्लास और चलती है, ये बहुत ही स्पेशल क्लास है, कभी समय निकालिए, ठीक है। यहाँ ऊल जुलूल बातें होती हैं, मिलेंगे तब बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी तक हम लोगों ने 150 लेक्चर में इतिहास विषय कवर किया है, कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाए हो दोस्तों। जिन बच्चों को सीक्वेंस से पढ़ना, कई बार आप बच्चे ढूंढते हैं सर हम कहां से पढ़ें, लाइन से पढ़ें, एकदम एक कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, आप यहां से शुरू कर सकते हैं। आपने कहां से कोचिंग का मैटर नहीं है, आप यहां से पढ़ लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोगों ने संविधान भी समाप्त कर दिया है, अब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बहुत जल्द ज्योग्राफी भी समाप्त हो जाएगा, तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली क्लास चल रही है, ठीक है। आगे आइए, अगला सवाल दे रहा है कि किस जलवायु प्रदेश को सवाना प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा कि उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, क्या पढ़ा? उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, ठीक है। घास प्रदेश है, ये जो घास वाला क्षेत्र दोस्तों, इसी घास को ही क्या नाम दिया गया है? सवाना। आप घास प्रदेश कहिए, आप घास जलवायु प्रदेश कहिए, एक ही बात है। आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे कह सकते हैं घास जलवायु प्रदेश, ठीक है। घास जलवायु प्रदेश, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? सवाना प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। सवाना घास की मैदान भी आपने सुना होगा, उसे भी आप याद रखिएगा। करा उष्ण कटिबंधीय घास जलवायु प्रदेश किन जलवायु प्रदेशों के बीच संक्रमण प्रकार की जलवायु, संक्रमण मतलब समझते हैं, ये 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उसके बीच में दोस्तों इनका विस्तार होता है, विस्तृत होता है। ये कौन सा? तो एक होता है दोस्तों उष्णार्द्र, क्या होता है? उष्णार्द्र। उष्णार्द्र का मतलब क्या हो गया? उष्ण का मतलब हो गया गर्मी, उष्ण का मतलब गर्मी हो गया, और आर्द्र मतलब हो जाता है नमी, ठीक है। तो एक उष्णार्द्र वाला क्षेत्र है, प्लस दूसरा क्या दोस्तों? दूसरा है जो शीत वाला क्षेत्र, ठीक है। शीत कटिबंध सुने ना, शीत मत लिखे, आप शुष्क लिखिए, शुष्क जलवायु वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। यानी नमी और शुष्क होगा दोस्तों, शुष्क प्रदेश, तो इसके बीच में दोस्तों ये देखने को मिलता है जहां सवाना घास का मैदान है, ठीक है। यहीं पे दोस्तों क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, यहीं पे क्या हो जाएगा? ये सवाना घास का मैदान यहीं पर दोस्तों विस्तृत होता है, याद रखेंगे, ये वाला क्षेत्र है। इन दोनों के बीच में उष्णार्द्र यानी नमी और शुष्क के बीच में जो क्षेत्र होता है, वहां पर दोस्तों सवाना घास के मैदान का विस्तार देखने को मिलता है। करा किन महाद्वीपों में उष्ण कटिबंधीय घास जलवायु का विस्तार एक लंबी पट्टी के रूप में पाया जाता है? वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर यह घास का मैदान एक पट्टी के रूप में पाया जाता है? दोस्तों कभी आप अफ्रीका में देखेंगे तो वहां पर, और अफ्रीका के साथ साथ आप वहां देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में ये 2 जगह ऐसा है जहां पर एक घास के मैदान एक पट्टी के रूप में विस्तृत हैं, ये एक लंबी पट्टी के रूप में दोस्तों ये विस्तृत हैं। हालांकि पाए अलग अलग जगह जाते हैं, आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे, वहां भी दोस्तों घास के मैदान है। भारत में भी दोस्तों इस तरह के घास के मैदान ऐसे सोनमर्ग वगैरह, लेकिन वो अलग है, ठीक है, वो अलग है, उसके बारे में बताऊंगा। मर्ग का मतलब ही घास होता है, ये वाले घास अलग है। सवाना की जो घासें होती हैं ये 7-7 फीट लंबी ऊंची होती है, चाहे उसे लंबी कहिए चाहे ऊंची कहिए, ठीक है। अगर दक्षिण अमेरिका में सवाना प्रदेश कहीं भी लिख दे, इसका मतलब क्या है दोस्तों? सवाना प्रदेश का मतलब है घास प्रदेश। क्या है? ऐसे प्रदेश जहां इस प्रकार की घासें पाई जाती हो। कर दक्षिण अमेरिका में सवाना प्रदेश किस नदी बेसिन द्वारा 2 भागों में दोस्तों विभाजित है? तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका की बात किया तो वहां पर एक ही नदी बेसिन है सबसे बड़ी, जिसे कहा जाता अमेजन नदी बेसिन। क्या कहते हैं? अमेजन नदी बेसिन। ये अमेजन नदी बेसिन के द्वारा दोस्तों सवाना घास के मैदान 2 भागों में विभाजित है, जिसमें आप पंपास कंपास का नाम सुनते होंगे, ठीक है। पंपास और कंपास, ठीक है। टीना पास, ठीक है, तो वहाँ पंपास घास का मैदान है, ठीक है। इसी तरह से कंपास भी सुनते होंगे, सलवास भी सुनते होंगे, बहुत सारे हैं। आइए, कर सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन होने से, सूर्य का उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना, देखिए इसी कारण ये जो उत्तरायण दक्षिणायन होता है, इसी कारण दोस्तों ध्रुवों पर 6 माह दिन व रात होता है, ठीक है। 6 माह दिन और 6 माह रात होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो सूर्य है उत्तरायण दक्षिणायन होता है। उसी के लिए लिख रहा दोस्तों कि किस प्रदेश में गर्मी व जाड़े की 2 स्पष्ट ऋतुएं पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा सवाना प्रदेश में, ठीक है। सवाना प्रदेश की जो पाया जाता है दोस्तों 10 से लेकर 30 डिग्री के बीच में मिलता है, और सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन होना दोस्तों इसी बेल्ट में है। सूर्य अधिकतम कितना उत्तरायण दक्षिणायन हो सकता है बताइए?
तो उत्तरायण होने की केस में भी दोस्तों 23.5 डिग्री है और दक्षिणायन होने के केस में भी दोस्तों 23.5 डिग्री है। यानी पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है उसी के अनुरूप दोस्तों ये सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होता है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़िए। अब वही सीक्वेंस नहीं पढ़े होंगे तो जानकारी नहीं होगा कि सर उत्तरायण और दक्षिणायन का मतलब होता क्या है। देखिए पृथ्वी, सूर्य का उत्तरायण होना मतलब सूर्य ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, पृथ्वी उसके, अब देखिए मान लीजिए सूर्य है तो पृथ्वी ऐसे चक्कर नहीं लगाती, पृथ्वी थोड़ा सा ऐसे कर्व होकर चक्कर लगाती है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाती। ठीक है, इसीलिए उत्तरायण, मान लीजिए ये कलम का ऊपर का देखिए नुकीला वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, तो पृथ्वी का ये हिस्सा सूर्य के सामने है तो दक्षिणी ध्रुव में उजाला होगा और वहां उत्तरी ध्रुव में अंधेरा होगा। ये अंधेरा उजाला उजाला उजाला, अब देखिए उत्तरी ध्रुव में अंधेरा उजाला हो जाएगा और दक्षिणी ध्रुव पे अंधेरा हो जाएगा, ऐसे करके घूमती है, तभी दोस्तों ऐसा होता है। इसी को उत्तरायण दक्षिणायन कहते हैं। आप शुरुआत में आइए इस चैप्टर को पढ़िए तब समझ में आएगा। करा किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर तापमान क्या होता है दोस्तों, ऊंचा रहता है, पूरे साल तापमान ऊंचा रहता है और ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में। ठीक है, यहाँ विषुवतीय क्षेत्र में अधिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक दोस्तों पाया जाता है, तो ये सवाना प्रदेश है। ठीक है, सवाना पर जिस तरह से दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान ऊंचा पाया जाता है उसी तरह से सवाना प्रदेश में भी ऊंचा पाया जाता है, लेकिन भूमध्य रेखीय में टेम्परेचर 45 डिग्री पार कर जाता है और यहाँ पे 40 डिग्री के आसपास रहता है, ये भी अंतर है। यहाँ घास के मैदान होते हैं, वहाँ दोस्तों घनघोर वृक्ष पाए जाते हैं ना, सघन वृक्ष पाए जाते हैं, ये आप पढ़े होंगे। सवाना प्रदेश में औसतन वार्षिक तापमान कितना रहता है, पूरे वर्ष में दोस्तों एक औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है, तो जनरली हम लोग पढ़ते हैं, अगर हम जनरली पढ़ें उष्णकटिबंधीय वाले में, उष्णकटिबंधीय वाले में, तो अभी पीछे हमने बताया था कि यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब आप सवाना प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ टेम्परेचर और कम हो जाता है। ठीक है, सवाना प्रदेश में, ठीक है, कितना, तो लगभग 23 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये उष्णार्द्र और शुष्क के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, शुष्क जलवायु, ठीक है, इसके बीच का क्षेत्र है। ठीक है, इस वजह से इसके बीच का संक्रमण का क्षेत्र है दोस्तों। संक्रमण मतलब जहां ये दोनों विशेषताएं पाई जाती हूं। संक्रमण का मतलब क्या है, जहां दोनों की विशेषता मिलती है, इसीलिए उसे संक्रमण कहा गया। कह रहा सवाना प्रदेश में वार्षिक तापांतर कितना रहता है। ठीक है, पूरे वर्ष में ठंडी गर्मी में दोस्तों वही डिफरेंस मिलेगा, तो वार्षिक तापांतर यहाँ ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जबकि हमने उष्ण वाले में बताया था कि वहां 30-35 डिग्री सेल्सियस का दोस्तों डिफरेंस होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। कह रहा सवाना प्रदेश में वर्षा किस ऋतु में होती है। ठीक है, जैसे दोस्तों अगर उष्णकटिबंधीय की बात किया, उष्ण कटिबंधी की बात किया तो उष्ण कटिबंधी मानसूनी की बात किया। ठीक है, मानसूनी की बात किया तो यहाँ पर दोस्तों हमने पढ़ा कि वर्षा जो होती है ग्रीष्म में होती है, लेकिन जब आप सवाना की बात करते हैं तो सवाना में वर्षा कौन सी ऋतु में, गर्मी में या ठंडी में, तो याद रखेगा यहाँ भी ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा होती है। ये थोड़ा संक्रमण वाली बात है इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी दोस्तों जो वर्षा होती है यह ग्रीष्म ऋतु में होती है, ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और आगे ये करा किस जलवायु प्रदेश में आर्द्र काल की अपेक्षा शुष्क काल में अधिक लंबा होता है। ठीक है, आर्द्र काल की अपेक्षा शुष्क काल, आर्द्र काल मतलब क्या हो गया, यानी उष्ण की बात कर रहा है, और शुष्क काल का मतलब क्या हो गया, यानी शीतकाल की बात कर रहा है। ठीक है, शीतकाल, उष्ण मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे ग्रीष्म काल, तो कह रहा है ग्रीष्म काल से शीतकाल क्या होता है, लंबा होता है, यानी ठंडी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सवाना प्रदेश की खासियत होती है। सवाना प्रदेश में क्या होता है, याद रखेंगे शीतकाल लंबा होता है, यही मतलब है इसका। ठीक है, शीत जो होता है दोस्तों ये लंबा होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना, सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ये सारे सवाल बनते हैं सवाना प्रदेश से। अपना नोट्स उठाइए, देखिए सवाना प्रदेश के बारे में आपने क्या लिखा है। कह रहा किस घास के नाम पर उष्णकटिबंधीय घास जलवायु प्रदेश को सवाना प्रदेश भी कहा जाता है। दोस्तों सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान, उसी के नाम पर दोस्तों ये जलवायु प्रदेश का नाम ही रख दिया गया सवाना घास। ठीक है, तो एक नाम भी है और ये भी है, एक जलवायु क्षेत्र का भी नाम है। कह रहा सवाना घास की लंबाई कितनी होती है, तो याद रखेंगे लगभग 7 फीट। ठीक है, लगभग कितना दोस्तों, 7 फीट तक इसकी लंबाई होती है। कहीं कहीं पे दोस्तों आपको आंकड़ा मिलेगा 10 फीट, लेकिन 10 फीट दोस्तों अब नहीं मिलती है। ये इसकी लंबाई दोस्तों अधिकतम 60 फीट तक रहती है, 5, 6, 7 फीट भी बहुत होता है भाई। 7 फीट का घास में आप चले जाएंगे तो खुद हेरा जाएंगे। हमारी हाइट 5 फुट 10-11 इंच है, आपकी भी यही होगी 5-10, 5-8, 5-7, 5-12, 6 फीट होगा बहुत ज्यादा। तो 7 फीट की घास है तो हमसे तो बड़ी है ना घास। हम तो देखते हैं घास इतने होते हैं, हमारे जूता भी उसमें नहीं छिपता है। हमारे प्रदेश में जो घास है वो अलग है, ये जो घास है वो अलग है। ठीक है, यही आपको सीखना है।
कह रहा दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन के उत्तर में स्थित उष्णकटिबंधीय घास जलवायु को किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए घास जलवायु का अलग जगह जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे दोस्तों अगर अमेजन बेसिन की बात करेंगे तो यहां पर दोस्तों लानोस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लानोस नाम से जाना जाता है। ये मैं दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से एक सवाल आता है कि दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन के दक्षिण में ये कहां था? तो लानोस है दोस्तों, याद रखेगा ये उत्तर में स्थित है। इसी तरह से अगर कभी आपसे दक्षिण में पूछ दे, अमेजन बेसिन के दक्षिण में, अभी आपने पढ़ा था अमेजन बेसिन दो भागों में बांट देता है घास प्रदेश को। एक बनता है दोस्तों लानोस और दूसरा बनता है दोस्तों कंपास। क्या बनता है? कंपास। ठीक है, कंपास। ठीक है, तो याद रखेगा ऊपर की तरफ देखेंगे तो लानोस है, नीचे की तरफ देखेंगे तो कंपास मिलता है। एक सवाल दे रहा दोस्तों और कि सवाना प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा कितनी होती? कुल वर्षा कितनी होती है? आपने ठंडी गर्मी तो देख लिया, वर्षा कुल कितनी होती है? औसत तापमान जो आपने पीछे पढ़ा था, इस क्षेत्र का औसत तापमान कितना था? औसत तापमान पड़ा था 23 डिग्री सेल्सियस। कितना पड़ा था दोस्तों? 23 डिग्री सेल्सियस। अभी आपसे पूछ रहा कुल वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा कम होती दोस्तों, याद रखेंगे 150 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, 150 सेंटीमीटर से कम, लगभग 150 सेंटीमीटर से कम होती है, इससे ज्यादा नहीं। ये सवाना प्रदेशों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों ये सेशन ही समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हस्तलिखित नोट्स हैं। इन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रिंट आउट खुद से कराना होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो ई बुक हैं ये आपको प्रिंट वाले फॉर्म में दिया जाता है, पीडीएफ में मिलता है, तो आप लेकर प्रिंट कराएंगे। किताब अगर ऑर्डर करते हैं तो किताब बाई पोस्ट आपके घर जाएगी। ठीक है, चलिए सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। पीछे की जो क्लासेस नहीं देखें आप जरूर देखिए एक बार, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।